रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब मैंने दो कहाँ गुना किया है, यहाँ पे गुना किया है और दो से यहाँ पे गुना किया है, तो दो आप यहाँ पे लिख दीजिए और दो आप एक यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और अभिकारक के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उत्पाद, दोनों की जो है परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आर्यन शर्मा और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड्स वाला पे। तो एकदम जबरदस्त तरीका से आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान मतलब कि साइंस का जो है पहला अध्याय आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। और पहला अध्याय जो है आप लोग का केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय को इस तरीके से हम पढ़ाएंगे कि आप कहिएगा वाह सर, एक ही बार में पूरा अध्याय आप जबरदस्त तरीका से याद करवा दिए, पूरा अध्याय याद हो जाएगा। बबुआ करे के का परिजानत हो, कहेंगे का सर, तो पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा। और हाँ, पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो कहिएगा सर एकदम जबरदस्त कंटेंट आप पढ़ा दिए, एकदम जबरदस्त तरीका से बता दिए कि सर पूरा अध्याय जो है याद हो गया और बोर्ड परीक्षा में सर आप फोड़ के रख देंगे। ओके, तो जल्दी से सभी बच्चे इस वीडियो पे जम जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा, इधर उधर कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अध्याय का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। एकदम जबरदस्त तरीका से समझने वाले, केकरो कोनो दिक्कत हो नहीं ना। आइए शुरुआत करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बात आ रहा है कि हम इस अध्याय में क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या है। इस अध्याय में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। ये जो टॉपिक है चार, ये जो टॉपिक आप लोग का है यही इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और हाँ, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और पूरा अध्याय भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा साथ में। अब कहेंगे सर अब देर मत कीजिए सर, अब क्या कीजिए, अध्याय की शुरुआत कीजिए। क्या कीजिए, अध्याय की शुरुआत कीजिए। आइए एकदम रापचिक स्टाइल में आप लोग को समझाते हैं पूरा अध्याय। सबसे पहले बबुआ यहाँ पे देखना हम लोग को क्या समझना है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या समझना है, रासायनिक अभिक्रिया। अब थोड़ा सा हम दूसर भाषा में आपको समझाए रासायनिक अभिक्रिया। कहेंगे जी सर समझाइए ना। अभी देखिए 10वां में सब होंगे कुंवारा आदमी मतलब बिना शादीशुदा वाला। आप लोग शादीशुदा होइएगा मतलब आपका किसी न किसी लड़की से शादी होगा, या लड़की है तो किसी न किसी लड़का से शादी होगा। कहेंगे जी सर, उसके बाद आप लोग क्या, दोनों आदमी लड़का और लड़की शादी किया, उसके बाद आपके क्या हुए, बच्चा। क्या हुआ, बच्चा। यही हो गया रासायनिक अभिक्रिया। कहेंगे सर ये तो मजाक कर रहे हैं आप। अरे भैया वही है, क्या है, वही है। अब समझ में नहीं आया तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया जी, बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बबुआ आप लोग क्या खाए थे आज, चावल दाल खाए होंगे या चावल खाए होंगे ना। तो पहले चावल जो था, चावल खरीद के लाते हैं दुकान से और बनने के बाद उसको क्या कहते हैं, भात कहते हैं, है कि ना। हालांकि स्टाइल मार के बोलते चावल दीजिए थोड़ा, लेकिन वो बनने के बाद भात हो जाता है कि नहीं। तो हमने क्या मिलाया, चावल में पानी, और पानी मिला के कुकर में डाल के दे दिया स्टोव पे, ठीक है, गैस चूल्हा पे चढ़ा दिए और बन क्या गया, भात बन गया। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ का है ऑक्सीजन है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो किस चीज का निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन ये जो बन के आया ये क्या है? लिक्विड है। ये क्या है? लिक्विड है, जल का है, लिक्विड है जी। अभी वो समझ में ना आया, लग रहा है कि आप लोग को अभी भी समझ में ना आया। जब रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज से समझ में आया आप लोग को? कहेंगे नहीं सर इस चीज से समझ में नहीं आया। एक और बता दीजिए सर, यहां पे समझेंगे, यहां पे समझिए। ये क्या है जी? बताइए बच्चा, क्या है ये? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। और ये क्या होता है? सॉलिड होता है। मैग्नीशियम जो होता है सॉलिड होता है, मतलब ठोस होता है। और ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। अब ये चीज समझ में आया? यहाँ पे क्या था? मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करवाए? ऑक्सीजन के साथ। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन को किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए, क्या बन गया? जल बन गया। तो यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। बोलो बबुआ, समझ में आया? कहेंगे जी सर। अब पूछेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो को बोलना है रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे दो आप लोग के लिए एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अब यही में एक और ट्विस्ट वाली बात बताएं। कहेंगे सर बताइए। और ये दोनों जो ये अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, जो पदार्थ जो भाग ले रहा है, जो तत्व जो भाग ले रहा है, भाग लेने वाले तत्व को क्या बोला जाता है? अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिकारक। अभिकारक किसको बोला जाता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। अब ये जो बन के आया, अभिक्रिया करने के बाद जो नए पदार्थ बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उत्पाद कहते हैं। अब बबुआ ये बताओ, ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये चीज समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे के लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया? H2O, जल हो गया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया? सॉलिड बन गया। तो ये चीजें समझ में आ गया। अब बताइए रासायनिक अभिक्रिया का ये तो जाथा पढ़ने की कोनो जरूरत है? कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है। चलिए अब एक और चीज समझ लेते हैं। 9th में हालांकि पढ़े होंगे, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलटा नहीं जा सकता। बबुआ फिर से आप वही बात में कहेंगे, कौन बात में? कुकर में जो भात बना था, वो भात को फिर से हम सोचेंगे कि चावल बन जाए तो बनेगा। बोलिए बच्चा कि बनेगा कि नहीं बनेगा? कहेगा सर जी कैसन हो जाएगा, भात उसन दिए आप, फिर से कैसे बनेगा? संभव ही नहीं है सर, ना बनेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलटा नहीं जा सकता। जैसे कि वाष्पीकरण हो गया, ऊर्ध्वापातन हो गया, उपकेंद्रीकरण हो गया। इस विधि के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं हम लोग? जो अभिक्रिया हो गया फिर से हम उन्हीं अवस्था में उन्हें नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जल बन गया, फिर हम इसको सोचेंगे कि कोनो भौतिक अभिक्रिया द्वारा इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दे तो संभव नहीं है। अब बचवा के मन में एक और सवाल, कहेंगे का सर ये वाष्पीकरण का होता है, ये ऊर्ध्वापातन क्या होता है, उपकेंद्रीकरण क्या होता है? 3 नंबर में पढ़े थे। हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। यहीं पे हम होमवर्क दे रहे हैं, यहीं पे हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं कि वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन और उपकेंद्रीकरण
आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और उसका कमेंट हम क्या कर देंगे, पिन अप कर देंगे, ताकि सब बच्चा जो बकलेलवा उकलेलवा नहीं जानता होगा वो जान जाएगा। तो बताइए आप लोग को समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? कहेंगे जी सर, बिल्कुल 100% समझ में आ गया। अभिकारक किसको कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया करने के बाद जो नए पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे जी? उत्पाद कहेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण अगर पूछे, भोजन का पकना, भोजन का पकना, शोषण, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये जो सांस ले रहे ये भी हो गया। अब बबुआ दूध था, उगरा में दही बन गया, दूध से दही बना, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन देखे हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में मतलब ऑक्सीजन में लाइएगा ना तो वो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जैसे कि यहां पे मैंने बताया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इधर मैंने जस्ट आप लोग को यहां पे बताया था ना जी, यहीं पे, हाँ, MgO2। मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर उसे आप क्या कीजिएगा, जलाइएगा, तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg, और ये क्या होता है? सॉलिड प्लस ऑक्सीजन O2, और ये क्या हो गया? गैस। और ये जो बन के आएगा अभिक्रिया होने के बाद क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो बताइए बबुआ, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए यहाँ पे जो ये जो हम संकेत दे रहे हैं, ये सॉलिड है, ये गैस है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। एस लगा रहे तो समझिएगा ठोस है, ठोस अवस्था में है। अगर जी लगा रहे तो G4 गैस समझिएगा। क्या समझिएगा? गैस समझिएगा। AQ लगा रहे, कहीं कहीं AQ मिल जाएगा तो जलीय, जलीय जल हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, L आपका लिक्विड हो जाएगा। ओके, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत जी नहीं ना? यहाँ पे लिक्विड। ओके, चलो ये चीज समझ में आ गया। ये जो है ये हो गया ठोस, सॉलिड, गैस, और AQ लगा रहे जलीय विलयन, और L लगा रहे तो आपको क्या याद रखना है कि ये इसकी अवस्था जो होगी क्या होगी? लिक्विड की अवस्था होगी, लिक्विड अवस्था में। ओके, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? यहां तक समझने में केकरो कोनो दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं ना जी? देखिएगा, ये जो वीडियो है ना, मुझे लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग के लिए कितने फायदेमंद है। ठीक है, हालांकि आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो आप लोग को देखने को मिलता है, 5-5 घंटा का रहता है, 6-6 घंटा का रहता है। जो चीज हम आपको 40 से 45 मिनट में अप्रॉक्स समझा देंगे, पूरा का पूरा कहानी, वाह मजा आ जाएगा, है कि नहीं जी? तो ये जो है भोजन का पकना, श्वसन, दूध से दही बनना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ठीक है, ये सब क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और ये याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाता है। क्या होता है? पूछा जाता है। सारा का सारा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाला परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, देखिए आपने देखा क्या, आपने देखा क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन था, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन था तो H2O बन जाता, मतलब जल बन जाता। तो इसमें क्या होता है? अच्छा, ये पहले हम थोड़ा सा, हाइड्रोजन क्या है भाई? गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में, जल क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। सीधी बात समझिएगा गौर से। ठीक है, जब इसका अभिक्रिया हुआ थी किसी और अवस्था में था, और जब अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद में आया वो किसी और अवस्था में हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बहुत सारी चीजें परिवर्तन होती है। क्या होगी? अवस्था में परिवर्तन होगी। भैया यहाँ पे देखो गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, यहाँ पे क्या बन गया? लिक्विड बन गया। यहाँ पे क्या बन गया भाई? लिक्विड बन गया। रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके कलर में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, अब तापमान में भी परिवर्तन हो जाएगा। इस समय कुछ और टेम्परेचर रहेगा और उत्पादन में कुछ और टेम्परेचर होगा। ये नॉर्मल सी बात है। गैस का उत्सर्जन, कभी कभी क्या होता है? गैस निकलता भी है। तो आगे के उदाहरण में हम आपको समझा देंगे किस अभिक्रिया में जो है, जब रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को दिखा देंगे किस अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है। ओके, तो बोलो भैया समझ में आया?
कहेंगे जी सर आगे बढ़िए सर। ओके आ जाओ। तो मैंने आप लोग को जैसे कि बताया था मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। हो गया। अब यहाँ पे परिभाषा देने का कोनो जरूरत है तो बोलो। हाँ जरूरत है। अभिकारक, अभिकारक वैसा पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद में, उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है। अभिकारक से मिलकर होता है उसे उत्पाद कहते हैं। बोलिए इतना सटीक भाषा में याद करने का जरूरत लग रहा है? कहे कोई बच्चा कि याद करने का जरूरत लग रहा है? रट्टा मारो, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बोलो याद हुआ? यहाँ पे मैग्नीशियम बात करते हैं अभिकारक। अभिकारक किसको कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक से मिलकर जो बनता है उसे ही उत्पाद कहते हैं। बताओ किसी को ऐसा कोई बच्चा है जिसको याद नहीं हो रहा है? बताओ। कहेंगे सर याद हो गया, अब छोड़ दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब रासायनिक समीकरण हम थोड़ा सा समझ लेते भैया। ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा था, अरे यार, ये जो मैंने लिखा था मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम सॉलिड होता है प्लस ऑक्सीजन O2 जो कि गैस फॉर्म में होता है, और इधर जाके क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो मैंने लिखा था ये क्या है? एक समीकरण है। ये क्या है? एक समीकरण है। और रासायनिक समीकरण पूछा जाता है ज्यादातर। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, और ये जो है क्या है? ये क्या है? कहेंगे सर ये तो अभिकारक है, आपने अभी जस्ट बताया था। ये क्या है? अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। यही पे आप लोग का पूरा अध्याय है और कुछ नहीं है। अभिकारक, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद में पदार्थ के प्रतीकों और सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों और सूत्र जिसको कहते हैं प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, He हीलियम, लिथियम, ब्रेलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका क्या लिखते हैं हम लोग? सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सूत्र लिखते हैं, मतलब प्रतीक लिखते हैं या सूत्र बोलिए, लिखते हैं ना। उसके साथ, प्रतीकों के साथ उसके भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। भौतिक अवस्था, ये मैग्नीशियम का है भैया सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। इसी चीज को दर्शाया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोलो बबुआ याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार बोल दो भाई, याद हुआ कि नहीं हुआ? कहेंगे सर आप तो याद करवा ही दीजिएगा आज। कहिएगा कि सर याद करवा दीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है सर, आज तो मजा आ जाएगा क्लास में, है कि नहीं जी? एक बार फिर से हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण, ये जो है क्या है? समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के सूत्र, पदार्थ के जो सूत्र है, मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। और प्रतीकों के साथ, ये क्या है? मैग्नीशियम का प्रतीक है, डेट मीन सिंबल है। उनकी भौतिक अवस्था किस अवस्था में रहती है? जैसे मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में रहती है कि नहीं? तो उसकी अवस्था को भी बताया जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ये जो है सॉलिड और गैस से मिलके क्या बन जाता है? सॉलिड ही बन जाता है। ओके, मैग्नीशियम एवं को वायु के ऑक्सीजन में दहन करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। भाई वही उदाहरण सब जगह चिपका दो, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए बच्चों का। आज वही आगे बढ़ जाऊं? कहेंगे जी सर आगे बढ़ जाओ। चलो भाई अब देखो, ये मेन टॉपिक है और ये जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है मेरे भाई। कहोगे सर बता दो ना, ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जिस बोर्ड के बच्चे हो ना सब देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो और देखना चाहिए उनको, है कि नहीं? उनको और देखना चाहिए। देखो रासायनिक समीकरण संतुलित करना, इतना जबरदस्त ट्रिक बताएंगे कि कहिएगा भैया हो पहले काहे ना मिले थे,
है कि नहीं। चलो भाई, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? क्योंकि दोनों साइड जो उत्पाद और अभिकारक, इधर जो है दोनों साइड जो परमाणु की संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में देखें इसी को बोला जाता है बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंस करना पड़ता है दोनों तरफ, है कि नहीं, नहीं तो नैया डूब जाएगा। ओके, आ जाओ। तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं अभी हम लोग देखते हैं। देख लें, आप लोगों को बताया कि नहीं? कैसे बता होगा भाई, बताए नहीं? आ जाओ सर, आ जाओ भाई। एकदम जबरदस्त तरीका, रापचिक स्टाइल, मेरा कहना सुन लो, रापचिक स्टाइल एकदम जबरदस्त स्टाइल को कहते हैं। चलो भाई, अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा मोटी कलम कर लेते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ ध्यान से आप लोग समझना और ध्यानमा इधर उधर नहीं देना, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए बता रहे हैं। आ जाओ, देखो रासायनिक अभिक्रिया में देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? मिट जा यार, उसको क्या कहते हैं? कहेंगे सर उसको तो अभिकारक बोलते हैं। अभी आपने बताया था, इसलिए बार बार हम इस चीज को रिपीट करते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, अब इधर देख लो, इधर क्या है? ये सर क्या है? ये तो सर आपने बताया था उत्पाद है। ठीक है, उत्पाद। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग को क्या करना है? समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? एक दीवार खींच दी, एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे इधर दिखता है वो 3 गो है रे, इधर वो एक है रे, तो उसमें दिमाग खराब हो जाता है, नहीं होता है। शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, एकदम जबरदस्त तरीका से हो जाएगा। ओके, आ जाओ। देखो ये डब्बा, देखो यहाँ पे जो है एक अलग है H, और क्या है बाबू? N, और क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या परमाणु संख्या पूछे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ है? नहीं है, तो एक है। और नाइट्रोजन की नहीं है तो एक है। और ऑक्सीजन में देखो 3 लगा हुआ है, ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे 3 लगा हुआ है, 3 लगाइए। और ई वाला घर को अलग से घेर दीजिए। अब ई वाला घर में आइए, Ca और होल ट्वाइज है ओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है होल ट्वाइज है, मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा कि ऑक्सीजन की भी संख्या 2 है और हाइड्रोजन की भी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे Ca और N ऑक्सीजन, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि मैं अभी हो गया कंफ्यूज। ये तो देख लो बेचारा एक ही है, लेकिन यहाँ जो है ये होल ट्वाइज, मतलब ये पूरे के लिए होता है। तो नाइट्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 6। ठीक है, यहाँ पे गलती से भी मिस्टेक नहीं करना। और हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। अब ये चीज लिखने के लिए आप लोग को आ जाएगा, ये चीजें जो मैंने अभी लिखा ये चीजें आ जाएगा लिखने के लिए, जैसे कि मैंने लिखा। कहेंगे जी सर आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने तो लिखा है एक घर वाला को यहाँ, दूसरे घर वाले को यहाँ, तीसरे घर वाले को ये वाला का यहाँ, फिर ये वाला का अलग अलग, प्लस से पहले जो है एलिमेंट्स उसको अलग अलग लिखे। अब मिलाना है, यहाँ पे देखना, हमें क्या देखना है? इधर देखो हाइड्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 है, मतलब 3 है। यहाँ पे देख लेना, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। क्या करना होगा? फिर नाइट्रोजन का देखो संख्या 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन संख्या 2 है। इधर नाइट्रोजन नहीं ना, नहीं है, नाइट्रोजन है ही नहीं इधर, इधर 2 है, इधर 1 है, इसको 2 से गुना कर दो, सीधी सी बात। अब देखो मामला गड़बड़ाएगा, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा और नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये चीजें आप लोग अगर समझ गए तो समझिएगा कि समझ गए। अब देखो 2 दूना 4, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ 2 और यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा? इधर साइड में 4 हो रहा है, इधर साइड में 4 है, देखिए 4 कहीं से दिख रहा है, हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4। और ऑक्सीजन की संख्या देखिए, ऑक्सीजन 1 है तो ये 2 से गुना किए हैं, क्या गो? 2 गो। एकदम सटीक तरीका, एक बार समझ जाइएगा फिर भूलिएगा मत। अब देखिए, अब एक बार और फाइनल चेक करो, हाइड्रोजन की संख्या 2 4 और हाइड्रोजन की संख्या 4। अब देखो नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या भैया 2 है यहाँ पे, कोई नहीं। ऑक्सीजन की संख्या देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 2 8, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पे 2, 6 2 8 पूरा हो रहा है। चलो कोई नहीं, अब तो मिल गया। कैल्शियम 1
एक, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन हो ही गया, हाइड्रोजन हो ही गया। तो मतलब मैंने दो कहाँ गुना किया है, यहाँ पे गुना किया है और दो से यहाँ पे गुना किया है। तो दो आप यहाँ पे लिख दीजिए और दो आप एक यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण संतुलित हो गया। अब कुछ बचवा तो मन में हमको लग रहा है 50% बच्चा समझ गया होगा कि सर ने कैसे किया कमाल, है कि नहीं। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी याद नहीं है यार, छोड़ो चलो। अब अगर किन्हीं बच्चों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। बस सबसे पहले वही काम करना अपन लोग को ना, यहाँ पे देखना, ये सबसे पहले तो आप लिख लो, ये रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। आप लोग मत लिखना ये चीजें, मैं आप लोग को याद दिलाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। और ये क्या हो गया भाई, उत्पाद हो गया, उत्पाद हो गया। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, Na बोले तो सोडियम, सोडियम के आगे पीछे कुछ लगा हुआ नहीं तो एक होगा, ऑक्सीजन की संख्या एक और हाइड्रोजन की संख्या भी एक। देखो कुछ लगा हुआ नहीं लगा हुआ तो इसको ये अलग घर वाला, ये अलग घर वाला। अब ई वाला में घुसो, प्लस के इस साइड वाला में हाइड्रोजन की संख्या 2, S और क्या S ये, और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। चलो भैया ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे S बोल रहे थे ये मत समझिएगा, आप लोग को एलिमेंट्स का नाम अभी याद नहीं करवा इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में घेर दो। अब यहाँ पे देखो सोडियम की संख्या 2 और S हो गया आपका 1, ऑक्सीजन की संख्या हो गई O का 4, ठीक है, आराम से हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। अब एक और चीज समझाना चाहते हैं हम आपको, ठीक है। अगर देखो भाई मेरे भाई, देखो NaOH, ये याद रखना, देखो NaOH दे दिए, अगर 2 यहाँ पे रहा तो मतलब ये पूरे में गुना हो रहा है, मतलब यहाँ पे पूरे में गुना हो रहा, मतलब सोडियम की संख्या भी 2 है यहाँ पे। एक तरीका बता रहे कि बच्चे बहुत कमजोर होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, मतलब पढ़ने लिखने में तेज भी होते हैं उसके लिए, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पे 2 हो जाएगा अगर इस फॉर्म में रहा तो। ये चीजें अब कुछ बच्चे जो है इस चीजों को नहीं समझ पाता, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो अगर इस तरह से रहा Na2 तो मतलब यहाँ पे सोडियम 2 है और SO4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछे तो क्या 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 है, देखो सोडियम की संख्या यहाँ पे 2 है, S बेचारा अकेला है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। ये चीजें समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर इधर से लगा रहे जैसे कि यहाँ पे लगा है Na2 तो सिर्फ ये जो है सोडियम को दर्शा रहा है, अगर SO4 है तो सिर्फ ये ऑक्सीजन को दर्शा रहा है। अगर इधर रहे तो ये पूरे को पूरे की परमाणु संख्या 2 है, गुना कर रहा है। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। चलिए यहाँ पे आप लोग को अब समझाते रासायनिक, ये तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब पहले देखो यहाँ पे सोडियम की संख्या 1, अब इधर जाओ सोडियम की संख्या 2, यहाँ पे जाओ 2। तो सबसे पहला काम करेगा, इधर और कुछ नहीं, सोडियम देख लो नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 2 से गुना कर दो। क्या कर देना, 2 से गुना कर देना। सोडियम की संख्या यहाँ पे 2, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे पूरे में गुना हो रहा है ना, पूरे में, और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2। अब देखो अब तो भैया हुआ, अब तो हुआ। चलो सोडियम की संख्या 2 2 पूरा हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी ध्यान देना 2 है, सॉरी 4 है ना, 4 है भैया, 4 दे तो 4 2 तो 6 हो गया, ठीक है। अब देख लो, चलो ये तो गड़बड़ हो रहा है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, हाँ इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 ही। चलो ये भी काम कंप्लीट है। और S की संख्या 1 है यहाँ पे और यहाँ पे भी S की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। ऑक्सीजन तो गड़बड़ कर रहा है ना, ना 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 ना, ऑक्सीजन कैसे गड़बड़ करेगा भाई, बड़ा मिस्टेक हो जाएगा ना, बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। आप लोग यही सोचेंगे ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो रहा है यार, नहीं हो रहा है सर, कैसे बता दिया, ठीक नहीं समझ में आया सर, फिर से करो सर, फिर से करूँ, फिर से करूँ, कहेंगे जी सर बिल्कुल करो आप, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये जो मैंने अभी मेरे साथ जो समस्या आया आपके सामने, वो समस्या नहीं थी, ये बच्चों की चीजें थी जो फेस करते हैं बच्चे मेरे बताने के बाद भी। तो पहले करना क्या है, यहाँ पे एक लाइन खींचना अस्थिर सी, ठीक है। अब देखो फटाक से हो जाएगा, NaOH, सॉरी ये NaOH जो है सोडियम, सोडियम की संख्या देखो 1, ऑक्सीजन की संख्या देखो 1 और हाइड्रोजन की संख्या देखो 1, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या जो है 2 है, और यहाँ पे S जो हो गया 1 हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 होगी। ठीक है, इस तरह से करना है अस्थिर से। ठीक है, Na सोडियम 2, S वो आपका हो गया 1, और ऑक्सीजन हो गया आपकी 4, H। अब यहाँ पे देखो, अब ये हो गया, ये तो अलग घर वाला है भाई, घर वाले को घर में घेर दो, नहीं तो इधर उधर एलिमेंट हो जाएगा। ऑक्सीजन 1। ठीक है, अब यहाँ से हम मिलाना शुरू करें। सिर्फ हमको क्या करना है, देखो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, 2 1 3 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देखो 1 ही है, तो मिस्टेक तो यहाँ होगा, पहले सोडियम मिला लो। ठीक है, पहले सोडियम Na 2 है इधर सर, इधर 1 है, 2 से यहाँ पे सबसे पहले गुना करो। ठीक है, 2 से गुना किया आपने, यहाँ पे हो गया आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की भी संख्या हो गई 2, क्योंकि पूरे में गुना हो रहा है। हाइड्रोजन की भी संख्या हो गई 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, और यहाँ पे भी 2, बोले तो 4 हो गया। ठीक है, बोले तो 4 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है, तो इसमें हम 2 से अगर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2 से गुना कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 2 हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मिलाओ, अब एक बार मिलाओ, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, और 4 2 6, 4 4 और 2 6, 4 और 2 6, इधर भी हो गया। ठीक है, लगभग लगभग पूरा ही हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन संख्या 1, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे 2, 2 1 3 हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा भाई, 2 और 2, सॉरी, यहाँ पे 2 और 2 4 हो रहा है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 से गुना किए हैं, यहाँ पे भी 4। चलो S1 ऑक्सीजन 4 2 6, 4 2 6 पूरा हो गया। तो कहाँ पे गुना किए हैं, यहाँ पे गुना किए हैं 2, और यहाँ पे क्या किए गुना, इसमें 2 लगा दिए, हो गया। कोई फेस इस तरह के जो मैंने इससे पहले जो फेस किया था वो आप लोग के लिए दिखाने के लिए किया था कि आप लोग के साथ ऐसा हो जाएगा, इसलिए आप गौर करें। ऐसा नहीं कि हमें बनाने नहीं आ रहा था, मिस्टेक कर गए थे, वैसी कोई बात नहीं थी। अब इससे भी बच्चे को, कुछ बच्चे को समझ में आया होगा, कुछ बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, तो कोई नहीं बच्चे, और भी है भैया, और है। चलो अब देखो, सबसे पहला काम क्या करना, सर घेरना है। चलो Na सर 1 है, Cl भी सर 1 है, चलो एक घर में बोला बंद करने के लिए कर दिया जी। Ag भी सर 1 है, N भी जो है सर 1 ही है, और ऑक्सीजन सर 3 है, मैंने घेर दिया सर। चलो जल्दी से, Ag भी सर इधर 1 है, और Cl भी सर 1 है। चलो ये अलग घर के वाला है, तो अलग घर वाले में घुसेर देते हैं। Na सर 1 है, और N भी है सर 1 है, और ऑक्सीजन की सर 3 है। चलो भाई देखो, इस तरह से कर लेना जी, कर लिए। सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, Ag1 N1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। ये तो रासायनिक समीकरण संतुलित है यार, ये क्या कर देंगे, ये संतुलित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। देखो बन गया ना, कोई दिक्कत, मैंने चेक कर लिया और ये बन गया। एक और है, ठीक है, जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया भाई क्या कर रहे हो, अब क्या इसको भी स्पीड, हाई स्पीड में बनाऊं, हाई स्पीड में बनाओ। देखो कैसे, सबसे पहला काम क्या करना बच्चों, देखो ऐसे ऐसे करोगे ना, इधर Cl2 है, इधर Cl एक ही गो है, तो ऐसे ऐसे कीजिएगा तो आप उलझ जाइएगा। आपको उलझने की जरूरत नहीं है, सीधी लंबी लाइन नहीं, ऐसी खींचो और लिखो Ba ब्रेल, Ba1 Cl2। देखो कितना स्पीड में बना सकता हूँ, हाइड्रोजन 2 S1 और ऑक्सीजन 4। ठीक है, इसी तरह से आप लोग का आदत हो जाएगा तो बना सकते हैं, Ba1 S1 ऑक्सीजन 4। ठीक है, देखो कितने टाइम लगता है, आप लोग टाइम नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो Ba1 1 है भाई, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन कहाँ 1 है, ये अलग घर में है ना, क्लोरीन यहाँ पे 1 है ना, 2 से गुना कर दिए, ये 2 और क्लोरीन क्या भी 2। ठीक है, ऊपर पूरे गुना हो जाता है, इसमें पूरे में गुना हो गया, 2 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। हाइड्रोजन संख्या देखो भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या सर 2, इधर भी 2, S1 O4 O4 हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। सिर्फ हमें कहाँ गुना किया है, मैंने कहाँ गुना किया है, यहाँ पे 2 से गुना किया है, यहाँ पे देख लो। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, लो भैया ओम्फो, मतलब बन गया। कोई दिक्कत हुआ बताओ बच्चे, कोई दिक्कत हुआ, इसी तरह बनाना एग्जाम हॉल में। ठीक है, आ जाओ भाई आगे हम लोग देख लेते हैं।
अब भैया रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करना है ये मैंने सीख लिया। रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं ये सीख लिया। अभिकारक किसको कहते हैं ये भी सीख लिया। उत्पाद किसको कहते हैं ये भी सीख लिया। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं ये भी सीख लिया जी। रासायनिक समीकरण सीख गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ तत्वों की संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। बच्चा वाला जवाब ऐसे देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद, प्रत्येक पदार्थों की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, इससे दोनों तरफ द्रव्यमान भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं संतुलित करते हैं। बोलो बबुआ समझ में आया? आई नहीं आया? देखो इधर आ जाओ भाई, कौन सा था, इधर देखो। ये जो मैंने संतुलित किया BaCl2, Cl2 ना, हाँ देखो BaCl2 प्लस और क्या है भाई, अरे यार इधर ओह H2SO4, H2SO4 और इधर जाके क्या बन जाता है, इधर जाके BaSO4, इधर बन गया BaSO4। यहाँ आप देखो समीकरण संतुलित किए प्लस 2H। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आप लोग को? आया कि नहीं आया? चलो भाई, ये जो क्या है ये क्या है अभिकारक है, ये क्या है अभिकारक है, और इधर साइड क्या है उत्पाद है। दोनों तरफ जो तत्वों की संख्या है, दोनों तरफ जो तत्वों की संख्या है क्या है बराबर है, पर तत्वों के परमाणु संख्या क्या है बराबर है, मतलब प्रत्येक पदार्थों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, इसलिए जो है हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और अभिकारक के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उत्पाद, दोनों की जो है परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसमें दोनों तरफ द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, दोनों तरफ की द्रव्यमान भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। दैट मीन्स इसीलिए हम लोग क्या करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ओके जी, आ जाओ भाई। देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजना लिखा गया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और एक होता है एक आपका क्या हो जाता है अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन, जिसको बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन के हरासमेंट और ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। तो ये जो है ना इतना जबरदस्त तरीका से समझाएंगे कि आपको याद ही हो जाएगा। हालांकि आप लोग को जितना मैंने पढ़ाया ना, मुझे खुद बिलीव हो रहा है कि आप लोग को याद हो गया होगा, लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा संतुष्टि कहाँ से मिलेगा। इसलिए कमेंट कीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए, हम लोग से जुड़ जाइए तो और मज़ा आएगा। प्रत्येक दिन आप लोग के लिए नए नए जबरदस्त कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। हल्फा मचा दीजिएगा बोर्ड परीक्षा में आप लोग। ओके, आ जाओ वही। सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है, ये हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, अरे कहाँ गया भैया, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में क्या होता है भैया, हाँ इस अभिक्रिया में क्या होता है, 2 से 1 हो जाते हैं, 2 से 1 हो जाते हैं ना, होते हैं हम जब 2 आदमी थे, अब यहाँ पे अगर हम क्या बोले आपको 2 से 1 होना, अब लड़का लड़की का अगर शादी हो जाता है तो कहते हैं हम 2 एक हो गए, हम दोनों एक हो गए, वही होता है संयोजन अभिक्रिया। कहेंगे सर जी कौन उदाहरण हुआ, मजा नहीं आया, अरे लड़का लड़की अलग था
वो अपने घर, हम अपने घर, दोनों ब्याह किए। ब्याह मतलब समझते हो ना, शादी किए। और शादी किए तो हमरे पास आई, तो हम दो अब क्या हो गए, एक। और तब क्या होता है, हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दोनों एक हो गए। ठीक है, हम दो एक हो गए। तो यही इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब बच्चे कहेंगे सर आप बड़ा मजाक करते हो। यार मजा, पढ़ाई के साथ इंजॉय जरूरी है। और बोरिंग टाइप का तो मेरे से नहीं होगा भाई, एकदम जो तरीका है इस तरह से बताएंगे कि आप लोग को याद होगा। संयोजन, ठीक है, संयोग से किसी से मिल जाना और दो से एक हो जाना, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो प्रेम प्रसंग की बात हो गई। अब कैसे बढ़ाना है किताबी भाषा में। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभिकारक में जो है, अभिकारक में देखो, अभिकारक में क्या है, अभिकारक में, अभिकारक, अभिकारक में दो है, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो क्या बन जाता है, एक बन जाता है। ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। उत्पाद में क्या बन गया, एक बन गया। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनता है, एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कोयला का दहन ले लिए, उदाहरण आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, याद हो जाएगी। आ जाओ भाई। अब देखो वियोजन, वियोजन, वियोजन मतलब हट जाना, टूट जाना, है कि नहीं। हम दो से टूट गए, संयोजन में हम दोनों एक हो गए, हम दोनों एक हो गए। और वियोजन मतलब दोनों में जब बेवफाई हुई तो क्या हो गया, अलग हो गए, दोनों अलग अलग रास्ता दोनों का। एक से क्या हो गए, दो हो गए। कहेंगे सर कैसे, आप तो हर चीज में ये घुसेर रहे हो, कैसे हो रहा है सर। देखो भाई, एक अभिकारक टूटकर जब दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मजा आया, कहेंगे जी सर बिल्कुल मजा आ गया। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप लोग समझ लो, यहाँ पे देखो अभिकारक जो है CaCO3, ठीक है। अब ये उष्मा यहाँ पे उष्मा के साथ अभिक्रिया करवाया गया, तो ये क्या हो गया, CaO, ये क्या है, सॉलिड, और ये गैस फॉर्म में। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए सिर्फ, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आप लोग को। अब इसमें जो है उष्मीय वियोजन हो गया, विद्युत वियोजन हो गया, प्रकाशीय वियोजन हो गया। जो गर्म करके उष्मा के साथ अभिक्रिया करे, उष्मा, विद्युत के साथ अभिक्रिया करे, विद्युत वियोजन, और जो प्रकाश के साथ वियोजन करे, प्रकाश के समक्ष वियोजन का अभिक्रिया करे, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो आपको समझना है कि जो वियोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का ही ये प्रकार हो गया, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। अब बच्चा समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर कैसे कैसे समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में तो बिल्कुल आ रहा। हम दो थे, हम दो एक हो गए, हम दो एक हो गए, तो संयोग की बात थी, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब है जुदाई का मौसम, मतलब अब है जुदाई का मौसम, जब दोनों से एक दूसरे से अलग हो गए तो वियोजन हो गया। वियोग कहते हैं ना, दुख वियोग हो गया है, तो वियोजन में अलग हो गया। समझ में आया। अब को भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कहेंगे जी सर, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये अभिकारक है, और ये अभिकारक एक है और दो भाग में बट गया। उत्पाद में जो आ गया कितना, दो आ गया, उत्पाद में दो बराबर भाग में बांट गया। ठीक है, इसमें जो है वियोजन अभिक्रिया का ही प्रकार है, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। जो उष्मा के साथ अभिकारक करे, अभिक्रिया करे, उसे उष्मीय वियोजन। जो विद्युत के साथ अभिक्रिया करे, उसे विद्युत वियोजन। और प्रकाश के समक्ष होके जो अभिक्रिया हो, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा। ओके, आ जाओ भाई। अब उष्मीय, विद्युत और प्रकाशीय वियोजन तीनों समझ लेते हैं, लेकिन तीनों वियोजन ही है। ठीक है, वियोजन का ही है, ये तीनों जो है क्या है, वियोजन। वियोजन
अभिक्रिया। याद रखने के लिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देते हैं, हम दो से क्या बन गए, अलग अलग। ये याद रख लीजिएगा। सब में वही होगा, लेकिन अभिक्रिया जो होगा उष्मा के साथ होगा, विद्युत के साथ होगा और प्रकाश के साथ होगा। लेकिन अभिकारक जो होगा एक ही होगा, उत्पाद जो होगा दो या दो से अधिक होगा। सिंपल सी बात याद रखना है, आप अपने तरीके से याद रखो, मैं तो अपना अलग तरीका बताता हूँ आप लोग को, है कि नहीं, ताकि किताबी भाषा याद नहीं रखना। उष्मीय वियोजन अभिकारक, उष्मा मतलब गर्मी द्वारा किया जाता है वियोजन को उष्मीय वियोजन कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण जो मैंने पहले दे रखा है। विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, जल को जल के साथ जब विद्युत गुजारा जाता है, जल के साथ जब विद्युत गुजारा जाता है तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलता है। जब जल के साथ विद्युत को गुजारा जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है, बनती है उत्पाद में। सीधी बात ये भी कह सकते हो। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे भी यहाँ पे देख लो भैया, AgCl, ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश के सामने रखेंगे तो ये दोनों दो भाग में टूट जाता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का प्रयोग किया जाता है कि नहीं जी, बोलो बच्चे, वाह, है कि नहीं। हाँ, लेकिन एक और चीज, कुछ बच्चे को ये एलिमेंट्स का नाम याद नहीं होगा, तो बेटा कम से कम 30 याद कर लेना, और नहीं याद हो रहा ना तो कमेंट करके बता देना कि सर याद नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, अब आ जाओ भाई यहाँ पे विस्थापन, तीसरा नंबर विस्थापन अभिक्रिया। अब बताओ विस्थापन का मतलब क्या हो रहा है। संयोजन समझ लिए सर, वियोजन समझ लीजिए। संयोजन जो संयोग से मिलकर हम दो एक हो गए, हम दो से एक हो गए, मतलब A प्लस बी रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, AB। वियोजन, अब है जुदाई का मौसम, मतलब वियोजन मतलब अलग होना है। AB से क्या हो जाएगा, B प्लस A या A प्लस B। आई होप क्लियर हो रहा ना कॉन्सेप्ट। अब देखो विस्थापन, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे कहानी क्या होगी, कहानी कुछ सुनाओ ना सर। देखो अमीर आदमी जब भी होते हैं ना, अमीर आदमी, उनके शरीर से अगर बदबू भी आ रहे हैं ना तो गरीब आदमी को लगता है भाई ये तो खुशबू आ रही है, और गरीब आदमी के शरीर से अगर खुशबू भी आए तो अमीर आदमी को लगता है गधा बदबू आ रहा है। ये होती है सच्चाई। तो जो गरीब होते हैं ना, जो गरीब होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है भाग्य से, अमीर वाला आदमी। यहाँ पे भी वही कंडीशन है। ये सर ये कहानी कहाँ से आ गई। हाँ, जो अधिक क्रियाशील तत्व रहते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्व को कहता भाग यहाँ से, भागो फूटो यहाँ से, यही चीजें हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कहानी याद हो जाएगी ना तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। चलो भाई देखो, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। देखो भैया यहाँ पे जैसे कि लोहा है और CuSO4 कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, तो लोहा जो है ये अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर सल्फेट था ना, तो लोहा जो है किसके साथ चला जाता है, यहाँ पे विस्थापित हो जाता है, और इसको हटा दिया। कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होता है ना, इससे लोहा से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो ये कॉपर जो है ये SO4 को हटा दिया, किसके पास भेज दिया, ये हट के खुद भाग गया, कहाँ भाग गया, यहाँ पे भाग गया। और इसके साथ कौन आ जाता है, लोहा के साथ SO4, तो लोहा सल्फेट हो जाता है FeSO4 प्लस कॉपर, ये बन जाता है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील अगर इस एलिमेंट्स में देखो तो कौन मिल जाता है आपको, कॉपर ही मिलेगा अधिक अभिक्रियाशील, उसके बाद ना लोहा है। तो ये कॉपर के साथ ये था SO4, इसको भगा दिया, भागो यहाँ से तुम फुटो, ये भाग गया चुपचाप बेचारा, किसके साथ, लोहा के साथ। लोहा बोला आजा आजा किया अब तो आजा, देख ले कैसी हालत हुई। अब दोनों सट गए, क्या हुए, आपस में मिलके क्या बना दिया, लोहा सल्फेट। मजा आ रहा है बच्चा, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो विस्थापन में एक जो अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट्स होते हैं कम
क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे भी खेल वही था, लोहा था और कॉपर सल्फेट था। ठीक है, तो कॉपर अधिक क्रियाशील होते हैं, तो SO4 को क्या किया, फेंक दिया, बोला भाई, तो उसको कौन लपेट लिया, लोहा लपेट लिया। जो मैंने सुना आजा आजा पिया, तो ये लोहा बोल रहा था। ठीक है, तो फट से ये जो है SO4 इधर आ गया, लोहा सल्फेट बन गया, कॉपर बेचारा अकेला है, मौज कर रहा है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, बोलो आई कि नहीं आई, बोलो ना यार, कमेंट कर दो, मैं देखता हूं आपकी कमेंट। ओके, आ जाओ। अब द्वि विस्थापन, सर जी इसमें कौन सा ट्रिक निकलेगा, एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, इसमें 2 बार विस्थापन हो, जिसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें तत्वों का 2 बार विस्थापन हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। एक तो विस्थापन, विस्थापन में क्या पढ़ा आपने, अधिक क्रियाशील वाले तत्व जो है कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया। आपको मैंने बताया संयोजन अभिक्रिया, हम 2 1 हो गए, हम 2 1 हो गए, मतलब A प्लस बी और इधर आके रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, AB। ठीक है, संयोजन। उसके बाद मैंने पढ़ाया था वियोजन, तो वियोजन में क्या, हम तो 1 थे, अब है जुदाई का मौसम, बताए थे ना, जुदा हो गए, वियोग आ गया, तो अब AB से क्या बन गया, A और B से क्या बन गया, AB से बन गया A प्लस B बन गया। कहेंगे जी सर अब समझ में आ रहा है, तो पूरा का पूरा ना जितने भी चीजें हैं आराम से आप समझ सकते हो कहानी से। ओके, आ जाओ, यहाँ पे है द्विविस्थापन, अब यहाँ पे 2 बार विस्थापन होगा, है कि नहीं जी। अब देखो इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है, इसे इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने कोई किताब नहीं छुआ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग लगा के पढ़ो ना यार। क्या किताब में तो पूरी रामायण दे रखी है, अगर खुद से पढ़ने का रहता, किताब से पढ़ा रहा हूं, अगर किताब से मैं भी पढ़ाऊं तुम्हें, तो भाई बताओ, तो फिर तुम भी किताब पढ़ सकते हो ना। अलग कुछ सोचो, अलग जब तक नहीं सोचोगे फिर तो आसान कुछ लगेगा ही नहीं जिंदगी में। इस भीड़ में लाखों लोग रहते हैं किसी एक लोग को देखने के लिए, क्यों देखने के लिए, क्योंकि उसने कुछ अलग किया था, क्योंकि उसने कुछ अलग किया था, इसलिए उसे पूरा लोग देख रहे हैं। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, जिसके लिए भीड़ हो वो बनना है। याद रखना, जिंदगी में हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, जिसके लिए भीड़ खड़ा हो हमें वो बनना है। बात समझ में आ रही ना चीजें। इसलिए तो किताब, बहुत चीज किताब में दे रखी है, तो अपने माइंड से पढ़ना ना, मुंह से अपने माइंड से पढ़ना, भाई क्या हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें सेटिंग करेंगे। नहीं तो अब बताओ किताब इतने है कि कितने याद करोगे आप, है पॉसिबल नहीं। तो मैं जब पढ़ा रहा हूं एकदम ट्रिक पे ला के पढ़ा रहा हूं। भले मेरा जो तरीका है भाई फनी लगे किसी बच्चे को लग सकता है कि बुरा बोल रहे हैं सर, नहीं भाई मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं, कोई बुरा ना, आपको मजा देने के लिए, मतलब मजा क्या, इंजॉयमेंट के साथ अगर हम पढ़ाई करें तो मजा ही मजा है, फिर हम बोर नहीं होंगे कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर चीज में मजा चाहिए लोगों को, है कि नहीं, और बिना मजा के कोई काम नहीं होता है। इसलिए अपने अंदर पढ़ने का क्या स्टाइल होना चाहिए, हम पढ़ेंगे भी याद करके स्टाइल मार के तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ तो रहे ना, तरीका तो है ना, अपना तरीका है, अलग करो। जब तक नहीं दुनिया से आप अलग होंगे तब तक आप में और ये भीड़ में कोई मतलब नहीं बनता है, आप भीड़ के हिस्से हो जाओगे। ठीक है, आ जाओ भाई। इसलिए मैं कुछ अलग टाइप से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं, है कि नहीं। और इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता भाई, उल्टा के देख लेना, क्वेश्चन बैंक है ना, उल्टा के देख लेना क्या पूछा, अलग सर जी ने क्या बताया नहीं था। बस आप लोग का ये चीजें चाहिए, प्यार चाहिए भाई मुझे, और कुछ नहीं, आप लोग प्यार देते रहो। चलो कोई नहीं, सर जी गर्म हो गए थे, सर जी गर्म नहीं हुए थे, एकदम आपको समझाने के लिए सर जी तैयार है। अब देखो यहाँ पे 2 बार विस्थापन होगा, मैंने क्या बताया था, विस्थापन में अधिक क्रियाशील वाले तत्व जो है कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता, मतलब भेज देता, भागो यहां तुम। अब यहाँ पे द्वि विस्थापन है, इसमें क्या होगा सर, इसमें 2 बार विस्थापन होगा। अब देखो यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरियम क्लोराइड है, अब यहाँ पे विस्थापन कहाँ हुआ, आप ये दिमाग लगाओ, यहाँ पे दिमाग लगाओ, देखो कैसे लगाना है। यहाँ पे देखो BaCl है, ठीक है, BaCl है, ये जो है बेरियम, ये जो है कहाँ भेज दिया, देखो
ये देखो यहाँ से जो है Cl जो है फ्लोराइड, यहाँ देखो, या तो यहीं पे देख लो, ये जो है इसको ट्रांसफर कर देता है दूसरी जगह। ये सीधी अगर देखा जाए तो इसके साथ आ गया, और ये जो है इसके सॉरी यार Na जो है NaCl के साथ आ गया, और Ba जो है SO4 के साथ आ गया, 2 बार विस्थापित हो गया। यहाँ पे बन रहा है ना BaSO4 और NaCl, तो 2 बार विस्थापन हो रहा है। सेम कंडीशन वही रहेगा। कंडीशन क्या रहेगा? अधिक क्रियाशील वाले तत्व जो है कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे दिमाग लगाए हम लोग तो नॉर्मल सा दिमाग लगा सकते। द्विविस्थापन जब वही अभिक्रिया आवे तो समझना है, क्या समझना? एक आधा पाठ तो कहीं ना कहीं जाएगा, इसका आधा पाठ भी कहीं ना कहीं जाएगा, सीधी सी बात है। 2 बार विस्थापन करना, इसमें से देख लेना एलिमेंट। ओके, कोई दिक्कत जी? आगे बढ़े, अब आ जाओ। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं अपचयन और उपचयन। अब यहां पे गौर से समझ लेना, इसमें है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। उपचयन और अपचयन, ठीक है। ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो, पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन को खो देना, हटा देना, हटा दो, और ऑक्सीजन जब भी देखे पकड़ ले तो उपचयन। और अपचयन कब कहेंगे? जब पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होने लगे या ऑक्सीजन का ह्रास होने लगे। याद रखना, पदार्थ में जब ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही है तो समझना अपचयन, और जब पदार्थ में हाइड्रोजन की जब वृद्धि होने लगे तो समझना उपचयन। जब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हटेगा ना, हटेगा ना। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा, है कि नहीं? इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन में याद रखना आप लोग को, अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है। यहां पे देखो, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन में ह्रास होना, सिंपल सी। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, चलो हटाओ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ से ह्रास हो रहा है। बात समझ में आ गया ना? कोई तकलीफ जी नहीं ना? आगे आ जाओ, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके बुक में ये दे रखा था, ठीक है, ये आपके बुक में दे रखा था। तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, आप लोग पहले तो गौर कर लेना भाई। यहाँ पे देखो कॉपर से जो है, कॉपर Cu है, कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, ठीक है, ह्रास हो रहा है। तो मतलब एक कॉपर का अगर ह्रास हो रहा है मतलब कॉपर से ऑक्सीजन भाग गया, तो उस अभिक्रिया को क्या बताए थे मैंने? उपचयन। अगर ऑक्सीजन की ह्रास हो तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, सीधी बात समझ में आया था आप लोग को? हाँ बोलो जी। अगर ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की क्या हो रहा है? यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को वहां पे जोड़ा जा रहा है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उपचयन। अब यहां से भी नहीं कुछ बच्चे को समझ में आए, रेडॉक्स नहीं समझ में आए, चलो बैक कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार। यहाँ पे मैंने बताया था ना जी, पदार्थ में ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही है, पदार्थ में ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही है तो आपका उपचयन। अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो समझो अपचयन, ठीक है। यहाँ पे देखो पदार्थ में क्या हो रहा है, इधर देखो पदार्थ में यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है ना, हट रहा है ना, अपचयन, पता है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन था H2O हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया? H2O हो गया, मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि हुई ना, तो क्या हो जाएगा? उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन, और ऑक्सीजन की वृद्धि बोले तो उपचयन याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो,
रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जिंक है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ह्रास हो रहा है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन का, हाँ ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा उपचयन। ये दो अभिक्रिया है, सीधी सी बात। संक्षारण, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स समझ में आया भाई, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास। ऐसे नहीं याद रखना, ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो, ठीक है, और ऑक्सीजन की अगर ह्रास हो, इस तरह से भी याद आप रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और वीडियो को ना 2 बार 3 बार टैप करके पीछे आ जाओ, फिर से देख लेना, लेकिन संतुष्ट हो जाना। ओके, आ जाओ। जब मैं कहे क्या रहा हूँ उस चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या बोला है। ओके, जब कोई धातु, जब कोई भी किसी भी प्रकार की हम धातु को रख देते, भैया हमने एक बुलेट लिया, ठीक है, अपनी बुलेट को एकदम बाहर में लोगों को दिखाने के लिए हमने तो बुलेट लगा दिया बाहर में कि लोग जलेगा, पड़ोसी देखेगा तो जलेगा, कम से कम लगेगा भैया बुलेट ले लिया है। हाँ है कि नहीं, जलेगा। क्या पता था हमको कि बाहर में रखने के बाद तो जंग लग जाएगा, पूरा का पूरा बुलेट में जंग लग गया। आपने देखा होगा जो बाहर में रहता है, जो बाहर में रहता है, रेलवे ट्रैक वगैरह देखना, ऐसे उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो कोई भी चीज लाते हो ना, पन्नी वगैरह लगा रहता है, प्लास्टिक वगैरह लगा रहता है, कोई भी प्रकार की लाओ लोहा वाला, तो उसमें देखना पन्नी लगा रहेगा नया में, एकदम चमचमाते हुए, क्योंकि वो वायु के संपर्क में नहीं आ रहा है। जो वायु के संपर्क में आ गया उसमें जंग लगना निश्चित है। इसलिए देखिएगा गाड़ी घोड़ा में क्या करता है, पेंट कर दिया जाता है। हाँ, क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। चीजें समझ में आ रही है ना। एक और बात कमेंट करके बताना कि ये छोटा फॉन्ट तो नहीं दिख रहा है, फॉन्ट किसी को छोटा नहीं दिख रहा है ना, मैंने बता रखा था भाई कि थोड़ा बड़ा कर देना, पता नहीं। जब कोई धातु अदरता वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उस धातु में संक्षारण हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है। जैसे कि लोहा पे जंग लगना, सिल्वर जो होता है, चांदी, ये अंगूठिया दिख रहा है आपको जी, हाँ हाँ, तो ये अंगूठी में देखिएगा अगर गौर से अगर देखा जाए तो इसमें क्या जंग लग गया है, क्या लग गया है, जंग लग गया ग्रीन कलर का। तो में अलग अलग तरह की जंग लगती है। तो चांदी जो होता है ना, सिल्वर, उसमें काली परत पड़ जाती है, या दिखने में हरा लगता है थोड़ा सा। तांबे पे क्या लगती है, हरी परत पड़ जाती है, याद रखना। इसी को बोला जाता है संक्षारण। जब कोई धातु को अदरता वायु या अम्ल पानी अम्ल या अम्ल पानी बोलो, या पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसमें क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। संक्षारण एक पतली सी परत को बोला जाता है संक्षारण, ठीक है, जो किसी पदार्थ पे आके बैठ जाती है, एक तरफ से जम जाती है। जैसे लोहा में जंग लगना, चांदी पे परत पड़ना, ठीक है, काली परत पड़ना, तांबे पे परत पड़ना, इसी को बोला जाता है संक्षारण। बोलो भाई, समझ में आ गया ना, है कि नहीं। आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। विकृत गंधिता, भाई होता क्या कि आज के डेट में टेम्परेचर इतना होती है, गर्मी, इतनी गर्मी होती है, खाना बनाओ सुबह का तो शाम को खाओ तो फिर वो उसमें अलग सी टेस्ट आने लगता है, महकने लगता है, कहता ना महक गया, उड़ा गया, कहते हैं कि नहीं जी। तो देखो, वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि ज्यादा देर तक हमने उसको रख लिया, और ज्यादा देर तक अगर तेलीय पदार्थ, जिसमें ज्यादातर तेल है दिया हुआ, तेलीय पदार्थ को अगर हम लोग खाद्य पदार्थ या तेलीय पदार्थ जो भी है, ठीक है, उसको वसायुक्त तेलीय ही होता है, और तेलीय खाद्य सामग्री के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो विकृत गंधिता यही कहलाता है कि जब हम किसी खाना को बनाते हैं, उसमें तेल, मसाला, प्याज वगैरह वगैरह डाला रहता है, उसको वायु के संपर्क में रख दो, ऐसे ही रखा हुआ है, देखो शाम तक में धीरे धीरे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर लो हुआ, उसके स्वाद में बदलाव हो जाए। जब तक वो गर्म है तब तक ही खाने लायक है, जबकि उसका टेम्परेचर लो, खाना खत्म, उसका स्वाद अलग हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगी, ये सब चीजें हो जाती है। उसी को बोला जाता है विकृत गंधिता। क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता।
उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक दो अभिक्रिया और है जिसमें उष्मा निकले, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, उसे ही क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बोलो बउआ समझ में आया कि नहीं? ऐसा कोई टीचर नहीं मिला क्या, क्या अलग टाइप से ही पढ़ा रहा है सर? जो मिला फंडा कुछ अलग ही बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। जितने भी मैंने बताया था ना अभी से शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक जितना मैंने बताया, हालांकि वैसे बहुत बच्चे होंगे जिनको याद हो गया होगा, है कि नहीं जी? अब देखो, जिन अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया, मैंने क्या बोला था, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा अभिक्रिया कहते हैं ना जी। अब कहेंगे जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखो ये क्या है, CH4, बताओ बबुआ का की है CH4, मीथेन। क्या है, मीथेन, जो प्राकृतिक गैस है। अगर उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता, मतलब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन में रखा जाए, जलाया जाए, ठीक है, मीथेन को ऑक्सीजन के संपर्क में, मतलब बाहर निकाल के मीथेन को अगर जलाया जाए, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, ठीक है, और उष्मा, उष्मा निकलेगा। ओके, ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया जी? तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ही हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या ये चीजें तो मैंने एग्जाम्पल जो था इनका समझा दिया, उदाहरण। बोलो नहीं समझा? मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन के संपर्क में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलेगा, जल का निर्माण होगा, ठीक है, और उष्मा भी निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, उष्मा क्षेपी समझ गया, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी क्या होता है सर? देखो, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, उष्मा, प्रकाश, विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। वियोजन में पढ़ाए थे ना? अरे भैया वियोजन में नहीं पढ़ाए थे आप लोग को? वही चीजें हैं भाई। वियोजन अभिक्रिया में आप लोग को मैंने बताया था, और क्या, विद्युत वियोजन। और एक और था ना उष्मा, पहला नंबर। और ये तीनों जो हो रही है, ठीक है, और ये तीनों की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? कभी उष्मा, ये तीनों का जो है कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। कभी प्रकाश के सामने ऐसा अगर हो, ठीक है, प्रकाश के सामने अगर जो अभिक्रिया हो तो वो प्रकाशीय अभिक्रिया हो जाता है। तो वही सब के प्रकार को ही क्या बोला जाता है, उष्मा। यहाँ पर उष्मा का हो रहा है तो उष्मा समझ लो, उष्मा शोषी, प्रकाशीय, विद्युत, इन्हीं सब की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए, वियोजन में मैंने बताया था ना जी, याद है? ये सर नहीं याद है यार, सर फिर से बता दो, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं हूं ना तो फिर दम है। क्या है दम है? इसी में ना मैं आप लोग को गाना सुनाया था, अब है जुदाई का मौसम, एक पल में आराम। बोलो क्या, सही है ना?
वियोजन ए और बी क्या बन जाएगा, अलग अलग बन गया, ए प्लस, या सी डी लिख दो, काय कि इधर तो अलग गुणधर्म वाले मिल जाता है ना जी, सी डी तो होगा। समझ में आया बाबू? आ पहली बार, पहली बार ये कितना कर दी है। आपको समझ में आ गया होगा अब कि सर ने क्या बताया था। इसमें तोड़ना पड़ता है ना, वियोजन में जो है तोड़ना पड़ता है, मतलब इसको तोड़ना पड़ता है। अब इसमें जो है तोड़ा जो जाता है, अभिक्रिया जो किया जाता है, समझ लो। तो यार क्या हो रहा है, तोड़ा जो जाता है, ये क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। अभिक्रिया हो रहा है। अब अभिक्रिया जो है इसमें तोड़ने की जो प्रक्रिया हो सकती है, या प्रकाशीय हो, या प्रकाशीय हो, ठीक है, क्या हो, या प्रकाशीय हो, या विद्युतीय हो, विद्युत के द्वारा तोड़े, काहे कि उसी का प्रकार है, ठीक है। और एक और है ना, उष्मा, 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 ठीक है। ये तीनों तरह से, तीनों तरह से अभिकारक को तोड़ेगा। और ये जो तोड़ा जाता है, इसी क्रिया को कहा जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। हम तो उधर से बढ़ा रहे थे, उधर लिखने में मेरा तो मुंह ही नहीं दिख रहा था, क्या सुन रहे थे ना, कोई नहीं यार चलेगा। तो सर समझ में आ गया, एक बार बोल दो भाई। आ जाओ, होमवर्क यहाँ पे देना है। होमवर्क क्या दो, होमवर्क तो हो गया ना, आप लोग को तो होमवर्क शुरुआत में ही दे दिए थे हम, दिए थे ना जी। होमवर्क आप लोग को दिए थे, बोलो बबुआ हाँ कि ना, दिए थे आप लोग को, ठीक है। लेकिन एक और चीज बताना, जो चिप्स होता है, ठीक है, कौन सी गैस होती, पहला तो ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। अब आपका दूसरा हो गया, सबसे हल्का गैस का नाम बतावे, ठीक है, सबसे हल्का गैस का नाम बताना है। और तीसरा आपका हो गया सबसे भारी, ये भी बता दो भाई, भारी। ये सब आप होमवर्क कर लेना, आंसर कर देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आगे आप लोग को इतना बड़ा हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखे। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।